ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि जो मुल्क आज एक दूसरे का वजूद खत्म करने पर तुले हुए हैं, वो कभी एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। ये कोई आम दोस्ती नहीं थी, बल्कि इन दोनों के लीडर्स चुप चुप कर मुलाकात किया करते थे, तोहफे एक्सचेंज होते थे और सीक्रेट अग्रीमेंट्स भी साइन किए जाते थे। यहाँ तक कि इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज इतना ऐतराज उठाया जाता है, असल में उसकी बुनियाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? ईरान और इजराइल की दोस्ती किस मोड़ पर शुरू हुई थी? कौन लोग इस दोस्ती से जलन महसूस करते थे? और आखिर वो कौन सा लम्हा था जब ये गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? ज़ुहैब स्पीक्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदेद। नाजरीन, इस दोस्ती की असल जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब मिडिल ईस्ट का नक्शा आज जैसा नहीं था। उस वक्त यहाँ ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत हुआ करती थी, जो 1922 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गई। इसके बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया और धीरे धीरे अरब नेशनलिज्म उभरने लगा। अरब लोग अभी अभी ऑटोमन हुकूमत से आज़ाद हुए थे और अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर की हार की एक वजह यह भी थी कि अरब्स ने अंदर ही अंदर ब्रिटिश का साथ दिया था, इस वादे के साथ कि जंग के बाद उन्हें अपनी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन इस रीजन में ब्रिटिश और अरब्स के अलावा एक और ताकत भी मौजूद थी जिसे अरब नेशनलिज्म से काफी मसला था, और वो था ईरान। उस वक्त ईरान एक ताकतवर मुल्क माना जाता था और वहां के लोग अरब्स को अपने से कम समझते थे। शाह ऑफ ईरान को यह खतरा था कि अगर अरब मुल्क एक हो गए तो वो ईरान के लिए सीरियस थ्रेट बन सकते हैं। एक तरफ पर्शियन गल्फ पर ईरान का कंट्रोल कमजोर हो सकता था, क्योंकि अरब्स ने इसे अरेबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मजहबी फर्क भी था। ईरान में अक्सरियत शिया थी, जबकि अरब ज्यादातर सुन्नी थे। हिस्ट्री के मुताबिक इन दोनों के दरमियान हमेशा एक खामोश मुकाबला रहा कि इस्लाम की लीडरशिप कौन करेगा। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को यह डर था कि सुन्नी इन्फ्लुएंस बढ़कर ईरान तक न पहुंच जाए और कहीं उनका तख्त खतरे में न आ जाए। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मिडिल ईस्ट में तन्हा होता हुआ ईरान जल्द ही एक ऐसा दोस्त पाने वाला है जो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। फिर आता है साल 1948, एक ऐसा तारीखी साल जब यूनाइटेड नेशंस के ऐलान के बाद इजराइल का कयाम हुआ। इजराइल के बनते ही उसके गिर्द के अरब मुल्कों को ये महसूस हुआ कि ये फ़लस्तीन के लोगों के साथ ज़्यादती है, जिसके बाद उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये जंग जहां इजराइल के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बनी, वहीं ईरान के शाह के लिए ये एक नया मौका भी बन गई। हकीकत ये थी कि ईरान को इजराइल से उतना मसला नहीं था जितना अरब मुल्कों के बढ़ते हुए असर से था। इसीलिए जब अरब मुल्क फ़लस्तीन के लिए इजराइल से लड़ रहे थे तो ईरान का रुझान धीरे धीरे इजराइल की तरफ हो रहा था। दूसरी तरफ इजराइल भी ये समझ रहा था कि उसे दुश्मन अरब मुल्कों के दरमियान रहते हुए कुछ नॉन अरब दोस्तों की सख्त ज़रूरत है। इसी सोच के तहत इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की जिसे पेरिफेरल डॉक्ट्रिन कहा गया। इस पॉलिसी का सीधा सा मकसद ये था कि इजराइल अपने सीधे दुश्मनों के बजाय उनके पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती करे, और इस स्ट्रैटेजी में सबसे अहम मुल्क ईरान था। यही वो पॉलिसी थी जिसने ईरान और इजराइल के दरमियान दोस्ती की पहली बुनियाद रखी। इसका पहला बड़ा नतीजा 1950 में सामने आया, जब टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क बना जिसने इजराइल को डी फैक्टो तस्लीम कर लिया। ईरान ने स्विट्जरलैंड के जरिए इजराइल को एक फॉर्मल पैगाम भेजा जिसमें न सिर्फ उसे कबूल किया गया बल्कि दोस्ती का इशारा भी दिया गया। ये कोई ओपन ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं थी, बल्कि एक ओपन सीक्रेट जैसा मामला था। सबको पता था, लेकिन कोई ओपनली बात नहीं करता था। दुनिया को लगता था कि ईरान इजराइल को नहीं मानता, लेकिन असल में शाह ने तेहरान में इजराइल को अपना मिशन खोलने की इजाज़त दे दी थी। तेहरान में इजराइल का एक बड़ा ऑफिस था जो बिल्कुल एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर ना वहाँ झंडा होता था और ना ही एम्बेसी लिखा होता था। ऑफिशियल तौर पर उसे ट्रेड ऑफिस कहा जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद शाह ने इजराइल का साथ क्यों दिया? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, शाह ईरान को एक मॉडर्न पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज की जरूरत थी जो इजराइल प्रोवाइड कर सकता था। दूसरी वजह,
गमाल अब्दुल नासिर का उभरता हुआ इन्फ्लुएंस। वो अरब नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे और शाह को डर था कि उनका अगला टारगेट ईरान हो सकता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह थी अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुक। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने शाह की पावर्स कम करने की कोशिश की, लेकिन CIA ने इंटरफियर करके शाह की हुकूमत को बचा लिया। इस वाक़ये के बाद शाह अमेरिका के बहुत करीब हो गए और उनकी पॉलिसीज को इग्नोर करना उनके लिए मुश्किल हो गया। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान और इजराइल आपस में स्ट्रॉन्ग एलाइज बनकर रहें। शाह ने अपनी हुकूमत को महफूज बनाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई जिसे सवाक कहा जाता था, और ये जानकर हैरानी होती है कि इस एजेंसी को ट्रेन करने के लिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अपने एजेंट्स भेजे थे। मोसाद ने सवाक को ये सिखाया कि लोगों पर नज़र कैसे रखनी है, इंटेरोगेशन कैसे करनी है और मुखालिफ अफराद को कैसे कंट्रोल करना है। दोनों एजेंसीज के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग एक रूटीन बन चुकी थी। ये मिलकर कम्युनिज्म और अरब मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस करती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान एयरफोर्स के पायलट्स को भी इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती थी। इजराइल ने ईरान को एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की, जो उस वक्त अरब दुनिया के लिए सोच से भी बाहर थी। दोनों मुल्कों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिसर्च पर भी काम किया। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम आज इतना कंट्रोवर्शियल है, उसकी इब्तिदा भी इन्हीं की मदद से हुई थी। 1957 में US प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मकसद था अपने एलाइज को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना। 1967 में अमेरिका ने तेहरान यूनिवर्सिटी में ईरान और इसराइल की दोस्ती सिर्फ मिलिट्री या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तक महदूद नहीं थी, बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। इसराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑयल की थी, लेकिन अरब मुल्कों ने उस पर ऑयल का बॉयकॉट लगाया हुआ था। दूसरी तरफ ईरान के पास ऑयल की कमी नहीं थी, मगर मसला ये था कि इस ऑयल को इसराइल तक पहुंचाया कैसे जाए। अगर ऑयल टैंकर्स पर्शियन गल्फ से निकलकर रेड सी के जरिए सुएज कैनाल तक जाते, तो यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सुएज कैनाल इजिप्ट के कंट्रोल में था और इजिप्ट अरब मुल्कों के साथ खड़ा था। वो कभी इसराइल को ऑयल गुजरने नहीं देता। ज़मीनी रास्ता भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे अरब मुल्क मौजूद थे, यानी हर तरफ से रास्ते बंद थे। लेकिन इस मुश्किल का हल भी निकाला गया, और यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीक्रेट प्रोजेक्ट की कहानी। इसराइल के पास गल्फ ऑफ अकाबा पर एक पोर्ट था जिसे ईलात कहा जाता है। यहाँ से एक खास पाइपलाइन बिछाई गई जो सीधा एशकेलॉन तक जाती थी। इसे ईलात एशकेलॉन पाइपलाइन कहा गया।